भाई राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच खींचतान होना कोई नई बात तो है नहीं। देश की राजधानी से लेकर जो भी देश के अन्य राज्य हैं उनमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच क्लैशेस तो आम बात है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर इन दोनों में असल ताकत किसके पास है, कौन ज्यादा ताकतवर है? फिर इंतजार किस बात का, चलिए सीधा मुद्दे पर आ जाते हैं और बात कर लेते हैं कि सीएम और जो गवर्नर है उनके बीच ताकतों का, उनके बीच शक्तियों का बंटवारा कैसा है, कौन ज्यादा ताकतवर है। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक हेड। सबसे पहले दोस्तों हम राज्यपाल की शक्तियों के विषय में बात कर लेते हैं। संविधान ने गवर्नर को राज्य का संवैधानिक हेड बनाया है। माने अगर आसान भाषा में हम बात करें तो जैसे देश के संवैधानिक हेड प्रेसिडेंट होते हैं ना, वैसे ही स्टेट के लेवल पर यह पद गवर्नर या फिर राज्यपाल को मिला है। अब एक और आसान भाषा में समझिए, जैसे कि देश के प्रेसिडेंट संवैधानिक हेड होते हैं, वैसे ही राज्य के लिए संवैधानिक हेड होते हैं राज्यपाल। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आजादी से पहले भी यह पद मौजूद था, लेकिन आजादी के बाद इसको रखने का उद्देश्य था अगर कोई भी राज्य अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता है तो केंद्र उसके ऊपर एक अंकुश लगा सकते हैं। इसीलिए किसी राज्य सरकार के बर्खास्त होने में जो राज्यपाल है यानी कि जो गवर्नर है उनकी एक बड़ी भूमिका होती है। अब सवाल यह आता है कि आखिर गवर्नर बन कौन सकता है, यानी कि योग्यता क्या होती है। तो सबसे पहले तो जरूरी है कि व्यक्ति भारत का नागरिक हो, यानी कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए इंसान, और उस व्यक्ति की जो उम्र है ना वो 35 साल से ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम एज 35 साल होनी चाहिए। आपको जानकारी दे देते हैं कि राज्यपाल को इलेक्ट नहीं किया जाता बल्कि अपॉइंट किया जाता है, यानी कि प्रधानमंत्री के सलाह पर प्रेसिडेंट राज्यों के गवर्नर को नियुक्त या फिर अपॉइंट करते हैं। बात अगर शक्तियों की हो तो जो शक्तियां देश के प्रेसिडेंट के पास होती है ना, वैसी ही शक्तियां स्टेट के लिए राज्यपाल के पास होती हैं। अगर इसको भी मैं आसान भाषा में बताऊं तो संसद से पास हुए बिल पर जब तक प्रेसिडेंट के मोहर नहीं लगते हैं, उनका सिग्नेचर नहीं होता है, तब तक तो वो बिल कानून नहीं बनता है। वैसी ही सिचुएशन स्टेट में भी है। जब तक विधानसभा से पास हुए बिल पर गवर्नर के साइन नहीं होते, मोहर नहीं लगती है, तब तक वो बिल कानून नहीं बनता है। अब बात कर लेते हैं हम चीफ मिनिस्टर यानी कि सीएम की। तो देखिए, जो सीएम होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, उनको इलेक्ट किया जाता है, यानी कि जनता डायरेक्ट चुनाव में भाग लेकर अपने प्रतिनिधि को चुनती है। राज्य में चुनाव जब होते हैं और जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो उसके बाद जिस भी पार्टी या फिर जिस भी गठबंधन को बहुमत मेजॉरिटी मिलती है, उन्हीं का चीफ मिनिस्टर होता है, उनकी ही काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है। अब आपको सीएम बनने के लिए जो मिनिमम योग्यता है ना वो बता देते हैं। तो सबसे पहले राज्यपाल की तरह सीएम के लिए भी बहुत जरूरी है कि कोई भी इंसान जो कंटेस्ट करना चाहता है इलेक्शन, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा वो स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि जो राज्य की विधानसभा है उसका भी सदस्य होना चाहिए। साथ ही जो मिनिमम एज है ना सीएम बनने की वो 25 साल है। ठीक है, राज्यपाल की क्या थी, मिनिमम 35 साल थी और सीएम की मिनिमम एज है 25 साल। बात अगर हम पावर की करते हैं तो सीएम राज्यपाल को सजेस्ट कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति को मिनिस्टर बनाने के लिए, यानी कि सीएम जो है अपनी कैबिनेट के लिए बोल सकते हैं, काउंसिल के लिए बोल सकते हैं कि भाई इस फला इंसान को मेरी जो काउंसिल है उसमें मिनिस्टर बना दीजिए, यानी कि वो राज्यपाल को सलाह दे सकते हैं। सीएम का काम होता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मिनिस्टर्स हैं ना उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करना। मुख्यमंत्री की अगर हम प्रमुख शक्तियों की बात करें तो सरकार के कार्यकाल में नीतियों को प्रभावी तरीके से लागू करना और डेवलपमेंट की योजनाओं का निर्धारण करना, उन योजनाओं को बनाना सीएम का काम है। सो अभी आपने यहाँ पर समझ लिया कि चीफ मिनिस्टर और राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं। अब मुझे लग रहा होगा कि अब आपको पता ही चल ही गया होगा कि भाई दोनों के पास कुल मिला के बराबर बराबर शक्तियां हैं। एक संवैधानिक हेड है तो एक रियल हेड है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी और वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेक।